जी नमस्कार। स्वागत है अध्ययन मंत्र में सभी का। मेरा नाम है राहुल सिंह और मैं आपका अध्ययन मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी आ जाइए। और ये जो पर्वों का मौसम चल रहा है, दीपावली या और भी त्योहार हैं, उनकी आपको अग्रिम बधाई, उनको आपकी हार्दिक बधाई। तो सबको हैप्पी दिवाली। ठीक है ना। चलिए शुरू करें आज की क्लास। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। ठीक है, चलो शुरू करें। पूजा कुमारी करी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। लकी खान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलें शुरू करें। बहुत बहुत अच्छी बात है, पर एक काम करें। आज की क्लास में गद्यांश दे रहा हूँ, और छोटा गद्यांश तो दिख रहा है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सबक देने वाला है, लाइफ को सबक देने वाला है। एक ऐसा गद्यांश, और इस पर तुम्हारे सीटेट में आया तो ये प्रश्न तुम गलत नहीं करोगे। देखेंगे क्या करेंगे। 9 प्रश्न इस पे मिलेंगे, इसके बाद सीधे सीधे हम पेडागोजी के प्रश्नों पे आएंगे। दोनों लेकर चल रहे हैं, बेहतरीन क्लास लेकर चल रहा हूं। और मुश्किल हो जाएगी भाई क्लास, तुम्हें पेडागोजी के प्रश्न थोड़े मुश्किल होंगे, इसलिए संभल के देना है तुम्हें। ठीक है ना। एक बार सभी हर हर महादेव बोल दीजिए और शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले छोटी सी सूचना लीजिए और फिर हम प्रश्न पे आ जाएंगे। याद रखिएगा, दिवाली ऑफर चल ही रहा है, पता है आपको। 90% की छूट सभी कोर्सेज पे मिल रही है। 90% छूट मिल रही है। कब तक? 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। ठीक है ना। कौन से एग्जाम? जितने ऑनलाइन एग्जाम हैं आपके, अध्ययन मंत्र जो दे रहा है उस पर सभी कोर्सेज पर इतनी छूट चल रही है। तो ये दीपावली के लिए खास तोहफा है आपके लिए अध्ययन मंत्र द्वारा। अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप पर सभी कोर्स से जुड़ें और दीपावली के महा ऑफर का लाभ उठाएं। इसके लिए आप अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप डाउनलोड करके इन सभी कोर्स को जिसको आप चाहें ले सकते हैं, या किसी परिचित को भी दिलवा सकते हैं। एक फोन नंबर लिख रहा हूं, कोई दुविधा हो तो इस पर फोन कर लीजिए। 9556 और 9555 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर जुड़े, आज ही जुड़े। इसके अलावा हिंदी का एक स्पेशल बैच आ चुका है, पता है आपको। स्पेशल बैच है, ठीक है ना। संपूर्ण हिंदी की बात होगी इसमें। ऑल टेट के लिए काम करेगा ये, और सभी टीचिंग एग्जाम में सामान्य हिंदी जैसे व्याकरण है सब कुछ, तो सारी हिंदी कोशिश करूंगा। काफी दिनों भी में चलेगा, पर ये बैच आपको 899 में मिलेगा लगभग। बड़ा काफी सस्ता है। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्ड क्लास मिलेंगी, और ई नोट्स, है ना, नोट्स भी मिलेंगे, और पीपीटी भी मिलेगी। ठीक। हेल्पलाइन नंबर ये दे रखा है 9555, नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो 9555 6 9555 7। तो मुझसे जरूर जुड़िए। ये केवल हिंदी के लिए है बैच, ये थोड़ा ध्यान रखना। अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप पर को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस सेशन को लाइक करें, आप शेयर करें, कुछ कमेंट जरूर करें। नए बच्चे सभी सब्सक्राइब कर ले। तो टेट मंत्रा पर आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करें आज। चलिए शुरू करते हैं, आइए जुड़ते हैं आगे। सबसे पहले गद्यांश की बात करूं, स्टार्ट करें। ये आपको सबसे पहले गद्यांश दे रखा है, और यकीन करो मैंने भी इसे नहीं पढ़ा, मैं तुम्हारे सामने पढ़ूंगा, पर प्रश्न देखेंगे कितने ढंग के करोगे। ठीक है ना, क्योंकि ये पैसेज हम बहुत पहले दे देते हैं, प्रिंट हो जाते हैं, उसके बाद पता लगता है। तो देखिए भाई क्या करेंगे, मैं इसे तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूं। ठीक है, आपके कमेंट ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है ना। आकाश जी है ना, हाँ अर्चना जी, बस आप गुड मॉर्निंग सभी को, और अब करते चलिए। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बस। देखो मैं शुरू करने जा रहा हूं, बच्चे ध्यान से सुनो। सभी बताओ, ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ने जा रहा हूं। कहते हैं कि कुटिलता छोटी हो, कुटिलता माने कुटिल, कामी। कुटिलता माने कठिनता, मान लीजिए छल कपटी वाला आदमी। कहते हैं कुटिलता, छोटापन, कुटिलता छोटी हो या बड़ी, वह नैतिक पतन, पतन माने गिरावट, और चारित्रिक गिरावट की तरफ ले जाती है। अगर कोई व्यक्ति कुटिल होगा, कुटिल कड़वा होगा, अंदर से बुरा होगा, ये मान लीजिए, तो वो किसी के लिए छल रखेगा, वो उसका नैतिक पतन होना जरूरी है, और चारित्र में भी गिरावट की तरफ वो उसे धकेल देगी। किसी भी अवगुण को छोटा मानकर अपने अंदर बर्दाश्त करते रहना घातक होता है। आपके अंदर कोई अवगुण हो तो आप ये ना माने कि बहुत छोटा है, मैं झूठ बोलता हूं, अरे चलता है, ये ऐसा नहीं है, ये एक दिन घातक हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना, घातक हो सकता है। महापुरुषों ने बार बार इस तरफ चिताया है कि आत्मनिरीक्षण, यानी स्वयं का निरीक्षण, आत्मज्ञान हम में ही होना चाहिए, हम में ही होना चाहिए। क्योंकि आत्मज्ञान, आत्मनिरीक्षण से हम अपने गुण को, दोषों को पहचान सकते हैं। हमें अपनी कमजोरियों को पता लगाते रहना चाहिए, उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास भी लगातार जारी रखना चाहिए। यानी कमियों को जितना जल्दी हो सके दूर कर दीजिए। बेकार का अहंकार पालना नहीं चाहिए। बड़प्पन ऐसे ही हासिल नहीं हो जाता है, यानी कुछ कमियों को दूर किया जाता है। एक साधारण इंसान असाधारण, साधारण हूं मैं, पर असाधारण भगवान होते हैं।
कर्मठ लोग होते हैं, है ना। एक साधारण इंसान असाधारण बनता ही तब है जब वह आंतरिक मूल्यांकन से होकर गुजरे, जब अंदर ही इवेल्युएट कर ले अपने आप को कि मैं कितना क्या हूं, है ना। और अपने आसपास हर किसी के लिए सहानुभूति रखे। एक सहानुभूति रखो, किसी चीज में बुराई मत ढूंढो, और करुणा का भाव रखे, दया भावना का भी भाव रखे। सोच और संस्कार की गड़बड़ी, अगर सोच भी गड़बड़ है और संस्कार भी नहीं है, इसकी गड़बड़ी हमें खुद ही अपनी तारीफ करने की ओर ले जाती है। जब हम सोच, है ना, सोच और संस्कार की गड़बड़ी, वही मैं कह रहा हूं, जब अगर सोच और संस्कार गड़बड़ है तो हम अपनी अपने आप को तारीफ करते हैं, दूसरों की छोड़ देते हैं। तो मुझे लगा बहुत अच्छा पैसेज है, दोषों को देखना जरूरी है और ज्यादा उफान में नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो पहला प्रश्न देखें, कितने लोग गलत नहीं करेंगे सही। गद्यांश के आधार पर नैतिक पतन, पतन माने गिरावट, तथा चारित्रिक गिरावट का मुख्य कारण क्या। बड़ा आसान है, बड़ा इजी प्रश्न है पहला। क्या आलस्य है, हम नैतिक पतन की ओर जाएंगे। पतन का उल्टा होता है बेटा उत्थान। उत्थान माने आगे बढ़ना, पतन माने नीचे जाना। तो बताओ हमारा नैतिक पतन हो रहा है, गिरावट हो रही है, चरित्र भी गिराया जा रहा है। किस कारण से? आलस के कारण से। आलस होता है तब गिरता है, कुटिलता आ जाती है तब होता है, आत्मज्ञान ज्ञान आता है तब होता है, मूर्खता होती है तब क्या होती है। जल्दी से बच्चे, कितने बच्चे लाइव आ चुके हैं जरा बताइए, एक बार जरा शेयर करो यार जल्दी से, ठीक है। चलिए 600 कुछ बच्चे हैं, शेयर करें। चलिए बताइए उत्तर क्या है, कौन ले जाएगा बताओ। छल कपट दुष्टता ही हमें हमारे चरित्र की गिरावट को कर ले जाती है, और इसी को हमारी हिंदी में कहते हैं कुटिलता। इसका सही उत्तर क्या जाएगा बच्चे? इसका सही अर्थ है कुटिलता, ठीक है ना। सही अर्थ क्या है? कुटिलता। आगे बढ़ देता हूं, आगे बताओ। आत्मज्ञान तथा आत्मनिरीक्षण क्यों जरूरी है? बड़े आसान, आज मैंने गद्यांश आसान दिया, ठीक है ना, आसान दिया पर गलती ना हो एक भी। बताइए आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण क्यों आवश्यक है? आया सीटेट में ही है पर कभी कभी आसान भी आ जाता है। आत्मज्ञान आत्मनिरीक्षण क्यों आवश्यक है? अपने गुणों का पता लगाने के लिए। मेरे में बहुत सारे गुण हैं इसलिए मैं आत्मचिंतन करूं, या मेरे में बहुत कमियां हैं तब आत्मचिंतन होगा? आत्मचिंतन तब होता है जब हम अच्छाई बुराई दोनों देख लें, और खासकर बुराइयां तो नहीं है हमारे अंदर। अपने गुणों का पता लगाने के लिए, अपने चरित्र का पता लगाने के लिए, समाज में अपनी छवि का पता लगाने के लिए, या अपनी कमजोरियों का पता लगाने के लिए। बहुत जल्दी उत्तर दें इसका, फटाफट उत्तर देते चले, 1 मिनट में होने वाला प्रश्न है। क्या उत्तर दे रहे हैं भाई इसका? तुम क्या उत्तर दे रहे हैं? सही दिया है सबने, मैं बहुत जल्दी निकलूंगा। अपनी कमजोरियों को पता लगाने के लिए हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, लिखा भी होगा इसमें, इसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कभी कभी कुछ गद्यांश में इसलिए भी दूंगा कि कुछ हमें सबक में मिले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अगला जो पैसेज लूंगा मैं इसके बाद, तो वो हम कब पद्यांश का ले लेंगे। चलो बताओ तीसरा, एक साधारण इंसान कब असाधारण बनता है? बताओ एक सिंपल सा आदमी कब असाधारण बन जाएगा? असाधारण वो लोग होते हैं जिनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो सबकी तरह नहीं है। सामान्य वो लोग हैं जिसमें सारे तरह के गुण होंगे, पर असाधारण कौन है? जो साधारण नहीं है, यानी कुछ स्पेशलिटी है उसके अंदर। तो बताइए एक साधारण इंसान कब असाधारण बनेगा? जब वह असाधारण कार्य करता है तब बनेगा, जब वह स्वयं का आंतरिक मूल्यांकन करेगा तब बनेगा, जब उसमें असाधारण बल आ जाएगा तब करेगा, या जब लोग उसकी पूजा करने लगते हैं तब बनेगा। यह भी बड़ा आसान प्रश्न है, इसमें भी दो राय नहीं है, तुम दे दोगे इसका उत्तर। क्या लगाया जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या लगाया है? तो जितनों ने इसका उत्तर बी लगाया वो बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा लगता है एक साधारण इंसान तब असाधारण बनेगा जब वो स्वयं का आंतरिक मूल्यांकन कर लेगा, तभी तो कमियां पता लगेंगी। इस गद्यांश में बात ही इसकी कही गई है कि कमियां पता लगेंगी तब जब हम अपना मूल्यांकन करेंगे, तभी हम साधारण से असाधारण बनेंगे। आगे, सोच और संस्कार की गड़बड़ी से क्या होता है? अगर सोच भी बुरी हो गई, गड़बड़ हो गई, और संस्कार भी गड़बड़ हो गए, तो बहुत अच्छे बन जाएंगे क्या हम? तो क्या आत्म प्रशंसा का भाव आएगा कि हम खुद की प्रशंसा करने लगेंगे? क्या आत्म मंथन का भाव होगा कि हम गड़बड़ी होगी तो आत्म मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त होगा, या आत्मनिरीक्षण का अभाव होगा, यानी आत्म निरीक्षण का भाव होगा? उत्तर देखे कौन देगा चौथे का उत्तर? उत्तर बताइए चौथे का कौन देगा? बड़ा आसान है, चाहो तो आप यहां से भी देख सकते हो, यहां से कर लेते हैं। सोच और संस्कार की गड़बड़ी हमें खुद अपनी तारीफ करने की ओर ले जाती है। तो मुझे लगता है अगर हमारी सोच गड़बड़ हो गई और संस्कार गड़बड़ हो गई, गद्यांश में भी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? आत्म प्रशंसा का भाव आने लगता है।
अगर हमारी सोच और संस्कार में हल्की फुल्की भी कमी है तो हम अपनी अपनी तारीफ करेंगे दूसरों की, ठीक है ना, बुराई करने लगते हैं। और इसमें कहा भी गया है, देखो, करुणा का भाव रखता है, पर यहाँ देखो सोच और संस्कार की गड़बड़ी हमें खुद की तारीफ, तो जो गद्यांश में लिखा गया है उसे आप लगाएंगे। ए उत्तर बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न, 9 प्रश्न है इस पे। किन लोगों के मुख पर तेज होता है, मुझे बताइए किस पे तेज होगा? जो मन में किसी के प्रति बैर बुरा भाव रखेंगे उनके मुंह पे तेज होगा, जो मन में ईर्ष्या का भाव रखेंगे उनमें होगा, जो स्वयं की चिंता करते हैं उनमें होगा, या जो बिना बैर के भाव का जीवन जीते हैं? तो ये तो बड़ा आसान प्रश्न है, ये तो बहुत इजी प्रश्न हो गया, वाकई में काफी आसान गद्यांश लग रहा है। तो उत्तर मैं तुमसे पहले दे देता हूं, डी। मुझे ऐसा लगता है जो बिना बैर के जीवन जीते हैं, किसी की बुराई नहीं करते, किसी से बैर नहीं रखते, वो उनके मुख पर हमेशा उज्जवलता नजर आएगी, तेज होता है। और ऐसा है भी, ऐसा है भी, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा है भी। आप यकीन करें, आप दूसरे के बारे में सोचना छोड़ दें, आप बुरा ना करें, अगर आप दया करना चाहे बहुत अच्छी बात है, और दया ना करें तो बुराई भी मत करें। जब आप अपने परिवार को देखने लगे, अपने आप को देखने लगे और उसे मतलब ही ना रखें, अगर मैं कहूं वैसे सहानुभूति होनी चाहिए, तो आप बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए आप बताइए, हम सभी कैसी दिनचर्या अपना चुके हैं, बताओ। अच्छा डायरेक्ट बताओ, हम बताओ किस तरह की रोज रूटीन रखते हैं, हम कैसी दिनचर्या अपना चुके हैं? स्वयं के बारे में सोचने की, बहुत ध्यान से देना इस प्रश्न को, दूसरे के बारे में सोचने की, समाज के हित के बारे में सोचने की, या स्वयं के बारे में ना सोचने की? बहुत बताओ। छठा प्रश्न, ये गलत मत कर देना भाई, ये गलत मत कर देना उत्तर। हम कैसी दिनचर्या अपना चुके हैं? क्या करते हैं हम आजकल? क्या हो रहा है यूट्यूब पर, क्या करने लगे हैं आजकल, जल्दी बताइए। रेखा कुमारी, डी। स्वयं के बारे में ना सोचना, डी। ए भी दे रहे हैं कुछ बच्चे, ए और डी। 100% है। किसने कहा है 100% है? प्रकाश, स्वयं के सही कहा तुमने, ये सही है। स्वयं के बारे में सोचने, आजकल की डेली रूटीन चीजें ये हो गई हैं कि हम ना दूसरे में ना अपने बारे में ही सोचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने बारे में ही सोचते रहें, अपने बारे में, दूसरे का भला भी तो करना है, नहीं करना है? तो ध्यान रखना, आजकल की दिनचर्या, हम सभी आजकल की कैसी दिनचर्या कर रहे हैं? हम केवल स्वयं के बारे में सोचने लगे हैं, हमें समाज से कोई मतलब नहीं, सरोकार नहीं है। और स्वयं के बारे में थोड़ा वो भी होगा, तो दूसरों के बारे में सोचते तो बिल्कुल नहीं है। समाज, बिल्कुल सीधा सीधा प्रैक्टिकल प्रश्न है, समाज के हित के बारे में सोचने की नहीं, नहीं। और स्वयं के बारे में ना सोचने की, ये भी गलत है कि हम स्वयं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यही उत्तर जाएगा, बिल्कुल सही दिया आपने। 7वें प्रश्न पे बताओ, शब्द समूह में से कौन से समूह से भिन्न है? इस तरह का प्रश्न बड़ा गड़बड़ करता है भाई। शब्द समूह में, और जब भी आप शब्द समूह में कभी भी बताओ कि कौन सा 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, तो व्याकरण के अनुसार लगाना। हो सकता है इसमें 3 संज्ञा हो, एक विशेषण हो सकता है एक विशेषण हो, 3 संज्ञा हो। जरा ढूंढ के बताओ कौन सा है, जल्दी से बताइए आंसर कौन सा होगा इसमें, आंसर बताइए क्या होगा। बड़ा आसान प्रश्न है, चलो बड़ा हिंट देता हूं। रीजनिंग के अकॉर्डिंग नहीं निकाला करो, व्याकरण। मैं कहता हूं इसमें 3 ना संज्ञा है, संज्ञा का मतलब भाववाचक संज्ञा है, और इसमें ना एक विशेषण है, इसमें एक ना विशेषण है, विशेषण है। मैं कहता हूं 3 तो संज्ञा है, इनको देखने की जरूरत नहीं है इसके अध्यांश को, इसमें डायरेक्ट बताओ। 3 तो संज्ञा है और एक विशेषण है, तो अलग कौन होगा? विशेषण, क्योंकि 3 एक जैसे हैं। पूछा इन सब में से 3 तो एक जैसे हैं, एक अलग है, वो कौन है? तो जितने लोगों ने डी दिया है वो बिल्कुल सही है, आधुनिक विशेषण है। ये कैसे पता लगे आधुनिक विशेषण है? क्योंकि ये किसी की विशेषता बताएगा। आधुनिक देश, आधुनिक बच्चे, कहते हैं ना आधुनिक समाज, है ना, आधुनिक मशीन। अरे मशीन की क्वालिटी है वो आधुनिक है, पर अहंकार तो किसी के अंदर होगा, और जो चीज किसी के अंदर है वो उनका नेचर है, भाव है। कुटिलता भी लोगों के अंदर होगी, आधुनिकता भी समाज के अंदर होती है। आधुनिक समाज है पर उस समाज के अंदर आधुनिकता है, तो जो अंदर है ना वो भाव है। भाव को ऐसे भी पहचानते, प्रत्ययता आ रहा है, प्रत्ययता आ रहा है, पर जरूरी नहीं ता है तो पहचानो। अहंकार महसूस किया जाएगा, घमंड किसी के अंदर है, अहंकार किसी के अंदर है। याद रखना, इनमें ये 3 शब्द जो हैं, अब मैं इसे क्लियर कर रहा हूं यहाँ, ये 3 शब्द जो हैं ये भाववाचक संज्ञा है, इंग्लिश में इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। पर ये शब्द, ये है विशेषण, ये है एडजेक्टिव। क्लियर है?
तो उत्तर जाएगा डी बच्चे, 7वां 8वें पे आ जाओ। आंतरिक में प्रत्यय क्या है? बहुत आसान प्रश्न है। आंतरिक में प्रत्यय क्या है? अंत, रिक, इक, ईक, बताओ क्या है? आंतरिक में प्रत्यय क्या है? बड़ा आसान प्रश्न है। प्रत्यय क्या होते हैं? सबसे पहले जान लो, प्रत्यय शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। पर कैसे शब्दांश? ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द, मूल माने कई लोग बताते हैं मूल शब्द उसे कहते हैं जो अर्थ देता है, पर मूल शब्द अर्थ सारे ही देते हैं बेटा, सारे शब्द। पर मूल शब्द उसे कहते हैं कि जिसके और ज्यादा टुकड़े ना कर पाओ आप, मूल शब्द वो है। मूल शब्द के जो पीछे लगा होगा शब्दांश, पीछे लगता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसके पीछे क्या लगा ये बताओ? पीछे तो तुम बताओगे जब अर्थ बता दोगे आगे वाले शब्द का। इसमें एक शब्द है अंतर, और फिर लगेगा एक, लेकिन एक प्रत्यय लगता है तो प्रथम वर्ण में बदलाव होता है, छोटा अक्षर बड़ा हो जाता है, फिर लिखते हैं आ, फिर आधा ता, अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। ये नियम है प्रत्यय लगने का। जब प्रत्यय लगेगा तो आधा, आखिरी शब्द आधा हो जाता है और ये ई चढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा? आंतरिक। तो इसमें एक प्रत्यय है सी, जिसने सी दिया है वो बिल्कुल सही है। प्रत्यय पूछ रहा था एक। आगे की घटना पे चलते हैं। आत्मज्ञान, नहीं आत्मज्ञाना ही, आत्मज्ञाना मत करो भाई, इसे तो पहले ठीक करो। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान हम में होना ही चाहिए। यही क्या है? एक बार दिया था मैंने प्रश्न, यही क्या है? क्या ये संज्ञा है? क्या ये क्रिया है? क्या ये निपात है? क्या ये योजक है? तो भाई संज्ञा नहीं है, क्योंकि संज्ञा किसी का नाम है। किस किस का नाम? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और भाव के नाम को भी संज्ञा। तो ये नहीं है। क्रिया से कार्य के होने का पता चलेगा कि कोई काम होगा, कार्य का होना पता लगता है। जैसे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, तो कोई कार्य होगा। लिखना कोई काम होगा, पढ़ना कोई काम होगा, बनाना कोई कार्य होगा। इससे किसी कार्य होने की बात पता लगेगी। पर ही कोई काम ही नहीं हो रहा है, ऐसी ये बताता ही नहीं है। योजक दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे लिखना और पढ़ना ये। लेकिन देखिए ही जो है, जितनों ने लगाए निपात, निपात, निपात किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? निपात बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है, बलदायक होता है, बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल माने किसी भी वाक्य, कोई वाक्य साधारण होता है, पर अगर निपात लगाएंगे तो उस वाक्य में बल आ जाता है। बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मैं अगर इसको हटा लूं तो ये साधारण बात है, आत्मज्ञान हम में होना चाहिए। सिंपल सा बात, सिंपल सी बात। कोई प्रिंसिपल मुझसे कहेंगे, कोई साधारण बात बात कह रहे हैं, तो वो सबको ये कहेंगे आत्मज्ञान हम में होना चाहिए। पर देखो इसमें बल कैसे होगा? आत्मज्ञान हम में ही होना चाहिए। ये असरदार बात कहने के लिए लगाई जाती है। निपात ऐसे शब्द को कहते हैं कि जिसको हटा लेने पर वाक्य का वो तो वही अर्थ है, पर जब निपात लगता है तो उस बात में और ज्यादा बल देकर कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण देख लो, कौन कौन से शब्द निपात हो सकते हैं? ही, तक, तो, भी, केवल, सिर्फ, मात्र। ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी वाक्य को बहुत ज्यादा प्रेशर से बुला सकते हैं, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं निपात। उत्तर जाएगा निपात। आगे की कहानी पे आ जाते हैं। एक काम करो, ये मेरा स्पेशल बैच निकला हुआ है हिंदी का, इसे देख सकते हो आप, ठीक है। 899 रुपये में इसमें ऑल टेट और ऑल टीचिंग एग्जाम की हिंदी मिलेगी आपको। इसमें पूरी व्याकरण पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। व्याकरण के साथ इसमें पेडागोजी का चीज़ें आएंगी। तो माह ऑफर है ये भी, आपको 899 रुपये में ये उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। आगे की कहानी पे चलते हैं। एक ब्रह्मास्त्र किताब निकली हुई है, इसे भी ध्यान रखना, बड़ी अच्छी किताब है, हिंदी का ब्रह्मास्त्र है ये। इससे पहले हमने एक और ब्रह्मास्त्र चलाया है या बनाया था, ये 2 है। इससे पहले CDP की बुक आई थी जिसमें, जिसे हिंदी ब्रह्मास्त्र फर्स्ट का नाम दिया गया था। पर ब्रह्मास्त्र 2 किस विषय के लिए है? हिंदी के लिए, क्योंकि CTET के लिए हिंदी मुश्किल आ रही है। इसमें तुम्हें व्याकरण मिलेगा, इसमें तुम्हें पेडागोजी भी मिलनी है, पेडागोजी भी मिलनी है, इसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 2023 और 24 का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसके अलावा 1000 MCQ हैं इसमें विद डिटेल्ड के साथ। तो इस किताब को देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे पहली किताब को सराहा था ब्रह्मास्त्र 1 को, उसी तरह से इस क्लास को भी करेंगे। याद रखना ये मिलेगी आपको 249 में, जबकि मूल्य है 399। पर ये कब तक मिलेगा इस रेट में? ये मिलेगा 31 अक्टूबर तक, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। इसे हटा लीजिए मूल्य, क्योंकि डेट तो शायद निकल गई है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना, ये तो खत्म ही हो गई अब तो।
तो आप एक काम करेंगे, इस किताब को लेंगे लेकिन इस चीज को हटाओ आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। चलिए, तो ये ले सकते हैं आप, इधर ध्यान दो। पहला प्रश्न, चलो पहला प्रश्न, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 2 का गीत कुछ व्याकरण त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। चलिए चलिए उत्तर दीजिए। यहां से पेडागोजी शुरू हुई बेटा। चलिए, यहां से पेडागोजी शुरू हुई, बताइए। चलो पेडागोजी शुरू। कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 2 का गीत कुछ व्याकरण त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है, बताइए आप। बताइए, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 2, पढ़े पहले आसान प्रश्न दिया पेडागोजी का। कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 2 का गीत, गीत का मतलब एक लड़के का नाम है गीत, सेकंड क्लास में गीत एक लड़का है। ये मैं करा चुका हूं तुम्हें प्रश्न, ये तो मैंने दे चुका हूं बेटा, एक जगह मैंने पहले कराया है ये। रुकना जरा, रुकना। हाँ, ये प्रश्न हो गया ना, वही पीडीएफ तो नहीं दी। चलो चलो चलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा। चलो दीजिए इसे, इसी को करो करो, उत्तर दीजिए। ठीक है, चलो उत्तर दो भाई, आंसर देना शुरू करें, आंसर देना शुरू करें। कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में सेकंड का गीत कुछ व्याकरण त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक द्वारा प्रयोग की जा सकती है। एक गीत लड़का है, ये मैं बता चुका हूं पहले भी। चलो उत्तर दो जल्दी से। एक गीत लड़का है, ठीक है ना। हाँ 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 ठीक है, चलिए। अरे वो, चलिए सेकंड क्लास का गीत लिखते समय तो कुछ ग्रामर में गलती कर रहा है, और गलती वाक्य लिख रहा है और वो गलती गलत लिख दिया ग्रामर के अनुसार से, व्याकरण के हिसाब से। अब ये कॉपी मैडम के पास गई, ठीक है। तो अब शिक्षक कौन सी प्रक्रिया प्रयोग करेगा, ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाएगी। गलतियों पर लाल घेरा से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही लिख दे, ऐसा करती है टीचर। गलत लिखा है, इसके ऊपर ही लिख देंगे रेड मार्क लगाकर, है ना। गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चों को सही करने के लिए कहें कि भाई घेरा बना दो, कुछ लिखो मत, सही कर खुद, ये करें। गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चों को सही करने के लिए कहें, ये तो हो गया। गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति को लिखकर शिक्षार्थी, ये सही है। देखो देखो सुनो, गलतियों को रेखांकित करें कि भाई ये गलती थी, और गलतियों की प्रकृति भी लिखें कि क्या किस तरह की गलती है। और असली में उन्हें डायरेक्ट ना कहें कि तूने गलत किया, ये किया। बच्चे को सुधारने के लिए कहें कि आप मतलब सुधारने का मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अगर बच्चों को कि तुझे तो कुछ नहीं आता, तुझे गलत करता है, तो खामोश होने लगेगा बच्चा। हमें बच्चों को सुधार के लिए मौका देना चाहिए। तो ये ज्यादा सटीक बैठ रहा है जाकि पहला वाला। और प्रत्येक गलती 5 बार सही करे तो गलत है, डांट रहे हैं आप एक तरीके से। उत्तर जाएगा सी, ये प्रतिक्रिया ज्यादा सही थी। बहुत ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को, ये गड़बड़ कर सकता है। माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग करता है। क्या लिखा है, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग करता है। लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है, दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, या किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। प्रश्न क्या है, ये तो प्रश्न ही थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। माध्यम की भाषा में, देखो ऐसा है, इसे ऐसा कर लीजिए, निपुणता विकसित करने के लिए, नया कुछ, निपुणता माने दक्ष होने के लिए घर की भाषा का प्रयोग करना। माध्यम की भाषा, ये भी प्रश्न नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा सा प्रश्न, इस प्रश्न को ना या तो इस किसी का नाम होगा, ये नहीं, ये बन नहीं पा रहा थोड़ा सा इसका। जरा मैं अगर अभी इस पर बात ही नहीं करते, बाधक दे दिया, मुश्किल दे दिया,
एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध सिद्ध हो सकती है। माध्यम की भाषा निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग। अरे सही तो है, ठीक है ना। इसको देखते हैं, फिर भी इस पर अभी कोई नहीं, तुम इसका ना होमवर्क प्रश्न मुझे अभी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं इस पे। इसे बताओ, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये थोड़ा सा ना, इसमें थोड़ा दुविधा है भाई इस प्रश्न में। प्रश्न थोड़ा सा ना प्रॉपर वे में नजर नहीं आ रहा। या तो ये होना चाहिए कि कभी कभी बच्चे को मध्यस्थता करनी है किसी भाषा में। अरे अपनी बातचीत करने के लिए भाषा को माध्यम बनाना पड़ेगा। उस माध्यम बनाने के लिए घर की का भाषा का प्रयोग किया जाए तो कहीं ना कहीं तुम लगा सकते हो इसका उत्तर। इसका उत्तर ये जा सकता है, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। तुम ऐसे ही बता सकते हो किसी भी कीमत से बचना चाहिए। ये थोड़ा सा, ये प्रश्न थोड़ा सा ना अटपटा, इसलिए इसे ले आ नहीं जा रहा। इनमें से कौन सी बहुभाषावाद, ये सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं, जरा बताओ। इनमें से कौन सा बहुभाषावाद का लाभ हो सकता है, बताइए। चलिए उत्तर दो, उत्तर दीजिए भाई। इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं, जरा बताइए। चलिए उत्तर दीजिए जरा। इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, सीमित रोजगार के अवसर और परिभाषित जागरूकता। चलो भाई पहले तो लाइक और शेयर करें क्लास को, ठीक है। सीमा कुमारी ए, पहला दूसरा और तीसरा। चलिए बताइए आज इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। उत्तर बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ए, देखो बहुभाषा था, पहले बहुभाषिकता का मत समझो। एक से अधिक भाषा का होना, एक से अधिक भाषा का होना, भाषा का होना बहुभाषिकता है। अगर एक बच्चे को एक से ज्यादा भाषा आती है तो वो बहुभाषी है। दो भाषा आती है तो द्विभाषी है। तो एक से अधिक भाषा का होना क्या है? बहुभाषिकता। और अगर बच्चे को एक से ज्यादा भाषा आती है तो वो उतना ही सचेत होगा। एक से अधिक भाषा बच्चे के ज्ञान को बहुत अच्छा बनाती है, इस चीज को ध्यान रखना। अब सुनिए भाई, क्या अगर एक बच्चा बहुभाषी है तो उसकी समृद्ध शब्दावली होगी और वो प्रभाव भी छोड़ेगा, क्योंकि एक भाषा आती है तो कम प्रभाव है, एक से ज्यादा भाषा जानता है बच्चा तो अब उतना ही कॉन्फिडेंट होता है। तो ये होना चाहिए, पहला तो है। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता सम्मान, बिल्कुल। अपनी संस्कृति अगर उसे को पता है तो उसे अपनी भाषा आती है, और वो दूसरी संस्कृतियों से ही परिचित है तो दूसरी भाषाओं से भी पढ़कर होगा। तो अगर ज्यादा भाषा जानता है तो कई सारी संस्कृतियों से परिचित होगा, ये भी है, ये भी सही है। रोजगार के अवसर दे सकती हैं, बिल्कुल, पर सीमित, सीमित माने कम, ये गलत है, ये नहीं है उत्तर ना इसका, इसमें नहीं लगाओगे, ये गलत है। और परभाषिक जागरूकता है कि अपनी भाषा नहीं वो दूसरी भाषाओं के पर, परभाषा माने दूसरी भाषा। तो इसका उत्तर जाएगा डी। अब ठीक दिया ना तुम लोगों ने डी, अब ठीक दिया ना। पहला दूसरा और चौथा ज्यादा सही है। पहला दूसरा तीसरा इसमें नहीं आएगा भाई, सीमित नहीं होनी चाहिए। चौथी बार जरा प्रश्न पढ़ो, ये गलत हो सकता है तुम्हारा। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे इफेक्टिव है? यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो कौन सा तरीका सबसे इफेक्टिव होगा? टीचर, शिक्षक शिक्षक बच्चों को भाषा सिखाना चाहता है, और भाषा तब आएगी जब उसके में बच्चे के पास शब्द भंडार बहुत होंगे, यानी बहुत सारे शब्द सिखाने हैं, वर्ड वगैरह सिखाना है, ठीक है। तो कहानी और चित्रों का प्रयोग करें, ड्रिल का प्रयोग करें, दोहराव, ये गलत है। ड्रिल अभ्यास को कहते हैं, पर कभी कभी ये रटाने की बात करेगा। लिखित अभ्यास, फिर अभ्यास आ गया, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक का उपयोग, तो मुझे लगता है पहला उत्तर बिल्कुल सही है। पहला उत्तर, एक से अधिक भाषा के शब्द अगर बच्चे को सिखाना चाहते हो तो कहानियां दीजिए उसे। कहानियां और चित्र अच्छा बताओ, कहानी बिना अर्थ क्योंकि अर्थ अर्थ से उन शब्दों को जान लेगा। चित्रों के माध्यम से ये तरीका सबसे सही है, पहला सही है। जबकि दोहराव, ड्रिल रटाने पे बल देगा, लिखित अभ्यास ये रटाने पे बल देगा, पाठ्य पुस्तक का उपयोग ये भी गलत देगा। कहानियों और चित्रों का प्रयोग, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहते हैं, हाँ देखिए कहानी बच्चे के जीवन से जुड़ी होंगी,
कहानी बच्चे से पाठ्य पुस्तक की जगह अगर खाली पुस्तकें होती ना तो भी माना जा सकता था, पर पाठ्य पुस्तक का मतलब जो क्लास में लिखी गई है, पढ़ने वाली पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक उन्हें ही कहते हैं, बाकी तो दूसरी चीज है। तो पाठ्य पुस्तक में तो बंधे हुए नियम भी हो सकते हैं। तुम्हें यह ध्यान रखना, अगर बच्चे का वर्ड वकैब बढ़ाना है तो उन्हें विचित्र विभिन्न कहानियों का को परोसा जाए। इस पर तुम कमेंट भी डालोगे, होमवर्क में भी दे रहा हूं, इसका उत्तर क्या होगा जरा बताइएगा, ठीक है ना। आगे की घटना, गुल खिलाना, जरा बताओ भाई। 4 प्रश्न पेडागोजी के, 4 प्रश्न, 2 प्रश्न व्याकरण के, चलो उत्तर दो, देते चलिएगा, सभी चलते चलिएगा। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट चल रहा हूं तो टाइम तो थोड़ा सा ले ही जाएगा बेटा, सूर्या जी, ठीक है, विवेक जी, चलो आगे बढ़ो। गुल खिलाना, मौज करना, बहुत गुस्सा आना, व्यवधान पढ़ना, या कोई बखेड़ा खड़ा करना। देखें क्या लगाओगे तुम इसका उत्तर। गुल खिलाना, कई बार माँ बाप बच्चों को डालते हैं, अब कौन सा गुल खिला कर आई है, कहते नहीं कहते, क्या मतलब है इसका, अरे ये हमेशा नए नए गुल खिलाता रहता, क्या मतलब है इसका, मौज कर रहा है। बहुत गुस्सा आना, जिसने इसका उत्तर डी दिया है जरा एक बार कमेंट करो, इसका कमेंट करो, यही लगाया तुम लोगों ने डी, कितना गलत हुआ, कितना गलत हुआ, जरा इसको चेक करना बेटा। इसका उत्तर कोई बखेड़ा खड़ा करना है पक्का। अरे समझ में आया, समझ में आया है नहीं, क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है बच्चे, क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है। नई उलझने या झंझट पैदा करना, नई उलझनों में डलना या कोई झंझट पैदा होना, है ना, तो कोई बड़ा खड़ा बखेड़ा खड़ा करना, ये उत्तर सटीक है इसका, बाकी गलत। पद क्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताओ, पद क्रम बताना है। हमारी हिंदी में पद क्रम कैसा होता है, शुरू में कर्ता आना चाहिए, अंत में क्रिया आना चाहिए और बीच में कर्म होना चाहिए। इसके अलावा कारकों का भी एक क्रम है, पर तुम 3 क्रम से बताओ। सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी में, वर्ब लास्ट में होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट बीच में हो, जबकि इंग्लिश में सब्जेक्ट फिर वर्ब होती है फिर ऑब्जेक्ट, पर यह हिंदी का रूल है, याद रखना। चलो बताओ। मैं खेलूंगा पढ़कर, गलत, क्रिया बीच में आ गई जबकि बाद में होनी चाहिए थी। मैं पढ़कर खेलूंगा, मैं, तो उत्तर तो यही है भाई, मैं पढ़कर खेलूंगा, पहले पहले काम खत्म करेगा फिर दूसरा करेगा, पहले वो पढ़ेगा तब खेलेगा, मैं पढ़कर खेलूंगा, बात यही कही जा रही थी और बात गलत है। बड़ा आसान है। भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है बताओ। तुम टीचर हो और तुम ग्रामर पढ़ाना चाहते हो बच्चों को, कब पढ़ाओगे, व्याकरण कब अच्छा पढ़ा सकता है, कब अच्छा सीखा जा सकता है, जब पाठ्य सामग्री और संरचना की पहचान को एकीकृत करके पढ़ाया जाए, एक जोड़ करके पढ़ाया जाए, व्याकरणिक संकल्पनाओं को अलग से अभ्यास करके। अभ्यास इस समय व्याकरण में कई बार गलत होगा, अभ्यास भाषा प्रयोग में भी कभी कभी ठीक होगा, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को भाषा का अभ्यास कराने के लिए हम रिपीट भी कराते हैं, लेकिन कब अभ्यास गलत होगा यह सीखना जरूरी है। ये दोनों व्याकरण में गलत हैं और ये भी, कंठस्थ माने रटना, अभ्यास रोट लर्निंग को कहते हैं, कंठस्थ भी रोट लर्निंग को, दोनों को कहते हैं दोहराना, व्याकरण में गलत है। अब बात आती है संरचनात्मक उपागम को अपनाना। संरचनात्मक का मतलब निर्माण उपागम, कि कैसे भाषा बनी है, पहले वर्ण बने, ये सिखाना, फिर शब्द बने, फिर शब्द के बाद वाक्य बने, ये तरीका सही है, या पठन सामग्री और संरचनाओं को एकत्रित करना। देखिए ऐसा नहीं है कि निर्माण करके नहीं पढ़ाएं, पर मुझे लग रहा है अच्छा आप निर्माण कराओ और पाठ्य सामग्री इनको जोड़ते हुए पढ़ा लो ना। जब भी बच्चा टीचर कुछ पढ़ाने जा रहा है कैसे भी, तो अगर नई चीज को जुड़ रही होंगी तो वो ज्यादा जोड़ो, तो इसलिए ये ज्यादा बेटर बैठेगा। जिसने ये लगाया ना ए, वो बिल्कुल सही है, जिसने ए लगाया वो बिल्कुल सही है। पठन सामग्री संरचना माने निर्माण ही है, देखो यहाँ भी संरचना आया, यहाँ भी संरचनाओं की पहचान भी आ रही है बच्चों, कैसे होगा, और पठन सामग्री को उसमें जोड़ा जा रहा है। तो संदर्भ में व्याकरण पढ़ाई जा रही है, इसका अर्थ यही है संदर्भ में व्याकरण को दिया जाए, यानी जब भाषा प्रयोग कर रहे हैं उस दौरान व्याकरण को पढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो उत्तर जाएगा ए। आगे की घटना पे चलते हैं। एक ये प्रश्न बताओ भाई, 8वां प्रश्न दिया है, पत्नी से एक आदमी बोल रहा है, किससे पहले बोल रहा है, पत्नी से बोल रहा है, जल्दी करो हमें देरी हो जाएगी। सहकर्मी से बोल रहा है, जो उसके साथ काम करता है ना, ऑफिसर से बोल रहा है, जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देरी हो रही है, चलें। पत्नी से कह रहा जल्दी करो हमें देरी हो रही है, फिर उसका कोई ऑफिसर वाला दोस्त भी है उसके साथ, कह रहा यार जाने का समय हो गया, हम बैठक के लिए देर हो जाएगी। किसी वरिष्ठ नियोक्ता से, बड़े पदाधिकारी से ही बात कर रहा है वो, महोदय शाम 4 बज गए हैं, बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना चाहिए, उससे परमिशन ले रहा है।
ये जो भाषण इस व्यक्ति द्वारा अलग अलग आदमियों को दिए जा रहे हैं, इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? बड़ा शुद्धतावादी है वो, स्तर उसका भिन्न है, अलग अलग भिन्नता है उसमें, रजिस्टर या मुहावरेदार? जरा बताइए। एक हमारी हिंदी में होता है भाषा प्रयुक्ति। सुनो भाई, भाषा प्रयुक्ति। प्रयुक्ति का मतलब है प्रयोग करना, प्रयुक्ति का मतलब है प्रयोग करना। सुनो, और जब भाषा प्रयोग की जाएगी तो एक व्यक्ति को उसकी भाषा आती है, पर वो अपने कभी कभी अपने माँ बाप से बात करेगा, कभी कभी अपनी पत्नी से बात करेगा, कभी कभी वो मित्रों से बात करेगा, कभी कभी अपने ऑफिसर से बात करेगा, कभी कभी उससे भी बड़े अधिकारी से बात करेगा। सुनो, अब मुझे ये बताइए कि ये व्यक्ति भाषा तो जानता है, पर जब अपने माँ बाप से बात करेगा तो ऑफिसर की भाषा में बात करेगा या अपने गांव देहात की बात में, गांव देहात। फिर कभी इनसे बात करेगा पत्नी से तो उससे दूसरी तरह की बात करेगा, इससे करेगा तो बिल्कुल अलग तरीके की भाषा, इससे करेगा तो अलग तरीके की भाषा, इससे करेगा तो इससे अलग तरीके की भाषा। क्या वो भाषा का एक ही ढंग जानता है या विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना जानता है? डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भाषा का प्रयोग कर सकता है। इसी को कहते हैं भाषा प्रयोग, प्रयुक्ति या भाषा का प्रयोग करना विभिन्न संदर्भों में। इसी घटना को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड जो कर दिया है। याद रखना, रजिस्टर भाषा और प्रयुक्ति भाषा एक ही है, तो आंसर इसका केवल जितने बच्चों ने सी दिया है वो बिल्कुल सही है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गई? आगे की बात करें। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल्स, यूनिवर्सल व्याकरण माने ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर रूल की बात कौन करता है? रूल की बात कौन करता है, जरा बताइए। यूनिवर्सल ग्रामर रूल की बात कौन करता है? कौन ये कहता है भाषा जन्मजात है? कौन ये कहता है कि बच्चा भाषा को व्यक्त करने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है, जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होता है, जन्म लेता है, और पैदा हो रहा तो जन्म से ही आ रही है। कौन ये कहता है कि जो जन्मजात क्षमता बच्चे के अंदर है, जिस उसे भाषा को समझने का दायित्व पहले से ही है, जन्म से ही है, वो भाषा किसी की ध्वनि को समझ सकता है और अपनी बात को प्रकट कर सकता है। कोई कुत्ता उसके सामने मौके तो डर जाएगा, अब हंसेगा थोड़ी ना, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग करता है। तो कहता है ये कैसे करता है, वो समझ कैसे लेता है ये सारी घटना? कहते हैं उसके अंदर एक काल्पनिक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और कहता है इसके जरिए वो भाषा को बोलने का तरीका और भाषा को ग्रहण करने का तरीका सीख लेता है। और भाषा बोलने और व्यक्त करने का ढंग व्याकरण है, व्याकरण के अनुसार बोलता है बच्चा, अगर माने तो, ठीक है ना? तो व्याकरण भाषा के जो कहने का तरीका है उसी, वही तो व्याकरण है, क्योंकि वही भाषा को ठीक करता है। भाषा की शुद्धता व्याकरण से पहचानी जाती है कि किस तरह से व्यक्त की जाएगी। तो सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर मौजूद है बच्चे के अंदर। इस बात को कौन करता है? नॉम चॉम्स्की। कभी भी प्रश्न आए सार्वभौमिक व्याकरण, चॉम्स्की लगाइए। कभी पूछे भाषा जन्मजात क्षमता है, चॉम्स्की है। कभी पूछे एलईडी यंत्र किसका है, चॉम्स्की का है। ये ध्यान रखेंगे आप। आगे की घटना, कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है? भाई बड़ा मुश्किल प्रश्न। लेखन के भी स्तर होते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो बताओ, बताना भाई। कौन सा? देखो मुझे तो ऐसा लगता है लेखन का सबसे अच्छा स्तर होगा जिसमें अर्थ होगा, जिसमें बच्चे के अपने भाव होंगे, जिसमें भाषा तर्क से निकले, पूरी विश्लेषित करके निकले, विश्लेषित निकले, वो बात सही होगी। जरा बताइए, सही वर्तनी, संयुक्त अक्षर लिखना, लेख लिखना है, वाक्यों या कठिन शब्दों का प्रयोग? बताओ भाई, लेखन का उच्च स्तर क्या है? देखिए, जो एक पक्ष की बात करेगा वो उत्तर नहीं है। सिर्फ सही वर्तनी लेखन का उच्चतम स्तर नहीं है। बच्चे सही वर्तनी भी लिख लें, इंग्लिश के स्पेलिंग लिख लेते हैं बच्चे, पर अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती। पैसेज पढ़ना पढ़ना अलग है, समझना अलग है। समझ होनी चाहिए, समझ का मतलब अर्थबोध हो, उसमें अर्थ के साथ हो। तो मैं सही वर्तनी तो वैसे भी नहीं। संयुक्त अक्षर लिखना, अक्षर केवल संयुक्त ही कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये आ जाए तो उसे भाषा आ जाएगी? अरे और भी वर्ण आने चाहिए। तो केवल संयुक्त अक्षर की बात कर रहा है, एक ही पक्ष की ओर इशारा कर रहा है, वो गलत है। पर देखिए, लेख लिखना, इस लेख, अगर बच्चा लेख लिखने लगा, पत्र लिखने लगा, केवल यहां मैं लेख की जगह पत्र लेखन डाल दूं, पत्र तो पूरे निचोड़ से, अर्थ से, संदर्भ से लिखा जाएगा। अगर कोई आदमी लेख लिखता है तो इस बात की गारंटेड है कि वो अपनी भाषा का प्रयोग करता होगा, वो अपने अर्थ को प्रकट करता होगा, वो कई सारे शब्दों का भी चयन करता होगा।
क्योंकि लेख अच्छों से नहीं लिखा जाता। कहते हैं ना समाचार के लिए लेख लिख दो, लेख का मतलब यही तो है, अपनी भावनाओं को प्रकट करना। इसमें पूरी अर्थता है और सी इसका उत्तर है। वाक्यों में केवल कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये गलत है। ये गलत हुआ तुम्हारे बच्चे, ये कई बच्चों का गलत हुआ। इसमें तुम्हें अंदाजा ही नहीं है अच्छे लेखन कैसे देखा जाएगा। बच्चे का लेख लिखना, सही वर्तनी, संयुक्त अक्षर, कठिन शब्द, ये कुछ पक्षों की बात कर रहे हैं, कठिन शब्द भी कर रहा है बच्चा, सारे कहाँ आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने का नजरिया आपका आना चाहिए। उत्तर जाएगा सी। चले भाई उत्तर दो अभी, एक घटना और कीजिए। चलो प्रश्न करते चलो, अभी प्रश्न में आगे बढ़ते लो, चलो प्रश्न आगे बढ़ते चलें सभी लोग। ठीक है भाई, प्रश्न आगे बढ़ते चलें सभी लोग। चलो उत्तर चलें करें। नीचे नीचे एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देना बेटा सारे, सेशन को लाइक शेयर कर देना। देखो भाई मैं तुम्हारे कमेंट कब देखता हूं। ठीक है लोकेंद्र जी, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं आपसे कि आप मेरी क्लास को बस देखना शुरू करें। कुछ डाउट हो, दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, पर मैं प्रश्न अच्छे रख रहा हूं। आप इनको हल्के और भारी प्रश्न मत माना करो, ये बात ध्यान रखना है। नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द होगा? दामिनी, ये तो बड़ा आसान प्रश्न है। दामिनी दामिनी दामिनी, सबसे पहले दामिनी है क्या? मुझे नहीं पता, इसका उत्तर क्या तुम दो। दामिनी माने बिजली, बिजली बिजुरिया को भी कहते हैं। तड़ित माने बिजली होता है। चपला माने बिजली। चंचला माने बिजली, चंचला, ठीक है ना, बिजली। ये सारे बिजली के पर्यायवाची लिखे हैं मैंने। और दामिनी कहीं लिखा है मैंने, अब लिख रहा हूं दामिनी, मिनी मिली, येरी मिनी। उत्तर जाएगा डी। हाँ कर दिया होगा तुम सबने सही, डी उत्तर बिल्कुल सही था। आगे बताओ। इस बार पूछा गया इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है। थोड़ा मुश्किल प्रश्न दिया है। दामिनी शुद्धवर्तनी पूछी और इंद्र बताइए इंद्र का पर्यायवाची। चलो मैं लिखने जा रहा हूं इंद्र को। इंद्र कौन है? इंद्र भगवान है। पहले ऋग्वेद में तो इंद्र का ही नाम बहुत ज्यादा फेमस रहा है, बाद में इंद्र की वैल्यू कम हो गई, दूसरे रुद्र भगवान आ गए। ठीक है ना। तो इंद्र, इंद्र किसे कहते हैं? इंद्र की पत्नी थी शची, तो कई बार इंद्र को सचीपति कहते हैं, कभी कभी कहते हैं सचीश, सची का ईश। सचीश कैसे लिखेंगे? बड़ी की मात्रा करो, शचीश ऐसे भी कैसे, सची का ईश, दो हुए। इंद्र को ना किलों को नष्ट करने वाला भी कहा है, तो इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरंदर। देते रहो उत्तर, पुरंदर एक ही शब्द है इसमें इंद्र का। इंद्र को कभी कभी हम विडौज भी कहते हैं, विडौज। कभी कभी मेघपति भी कहते हैं, बारिश का देवता। मेघवाहन, बारिश को लाने वाला, मेघवाहन। कभी कभी हम वज्रधर भी कहते हैं। वज्रधर माने इनका हथियार वज्र था, वज्र को धारण करने वाला इंद्र। ठीक है। चतुरानन को नहीं कहते, चतुरानन ब्रह्मा को कहते हैं, चार सर जिसके हैं। मृगेंद्र, इसमें दो शब्द है, मृग और इंद्र, इसे भी मत लगाना। वो क्यों? क्योंकि मृगों का इंद्र शेर है, शेर का पर्यायवाची है मृगेंद्र। अमर, सुनो भाई, अमर, अमर उसे कहते हैं जो मर ना सके और एक में ही दम है, भगवान नहीं मर सकता। अमर ना ईश्वर का पर्यायवाची, ईश्वर का। और लिखो अमर ईश। अच्छा एक काम करो, क्या इंद्र को देवराज कहते हैं? देव माने देवता, राज माने राजा, जो देवताओं का राजा है। कभी कभी देवेंद्र भी कहते हैं, जो देव का ईश है या देव का इंद्र है, यानी देवों का भगवान है। और अमर माने भगवान, ईश माने राजा, ईश माने राजा, राजाओं। ईश्वर का राजा कौन है? ईश्वर का राजा इंद्र है, क्योंकि ईश्वर देवताओं को भी कहते हैं। अरे अमर माने देवता, ईश्वर, याद रखना अमरीशी है। और लोक ईश, लोक का ईश, लोक का ईश राजा होता है। लोक माने संसार, पृथ्वी, भूमि, और भूमि का ईश राजा को माना गया है, तो लोकेश राजा को कहा जाएगा। तो उत्तर जाएगा सी। मुश्किल प्रश्न था भाई। मान्यताओं का वह समूह जो, बिल्कुल सही दिया मैंने, ठीक है ना, सी दिया तुम में से। चलो चलो उत्तर दो। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है, शेयर लाइक करते चलना भाई सभी लोग। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं, संरचनाओं या नियमों का समूह है। बड़ा आसान प्रश्न है, मैं बता दो जल्दी से। इनमें से ऐसी कौन सी मान्यता है या कौन सी मान्यताओं का समूह है जो इस बात की व्याख्या पूरी कर देगा कि भाषा नियमों का समूह है, अर्थ का नहीं है, प्रयोग का नहीं है। संप्रेषणात्मक, अंतःक्रियात्मक, संरचनात्मक या निवेश। तो कुछ नहीं करो, जब बात संरचनाओं की होने लगी, जब बात नियमों को निर्माण की होने लगी,
तो उत्तर सी ही जाएगा। यहां भी संरचना, यहां भी संरचना, क्योंकि अंत्यक्रिया में तो समाज के साथ इंटरेक्शन करेगा, समाज के साथ इंटरेक्शन करेगा नहीं करेगा। अंत्यक्रिया का मतलब है सामाजिक संदर्भ हो रहा है। तो देखिए अंत्यक्रिया नहीं है, संप्रेषण में भी बातचीत होगी, कौशल बढ़ते हैं संप्रेषण से, तो बातचीत से ही बढ़ेंगे, लिखना बोलना पढ़ना लिखना सुनेगा, ये कौशलों को बढ़ाते हैं, ये अंत्यक्रिया होता है। संरचनात्मक का मतलब है कि जब बच्चा सीखे तो सही, पर भाषा का निर्माण करना सीखे। और निर्माण कैसे सीखेगा? सबसे पहले वर्ण सीखेगा, फिर शब्द के नियम सीखेगा, फिर शब्द जोड़ने के बाद वाक्य बनाएगा, इनके नियम सीखेगा। यानी भाषा कैसे गढ़ी जाएगी ये संरचनात्मक में आता है। तो उत्तर तो यही जाएगा और लगाना भी नहीं है। वाइगॉट्स्की के अनुसार जब बच्चा बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्य को निर्देशित करता है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? वाइगॉट्स्की दो की बात करता है, बताओ भाई इन दोनों में से उत्तर देना। वो आंतरिक भाषण की भी बात करता है, वो निजी भाषण की भी बात करता है, वो सामाजिक भाषण की बात करता है। ये तीनों ही वाइगॉट्स्की की बात करेंगे। तो उत्तर वाइगॉट्स्की लिख देता हूं, वाइगॉट्स्की। सबसे पहले तुम पता सीडीपी तो पढ़ते होगे तुम, बताओ भाई सबका उत्तर क्या दोगे? आत्म केंद्रितता की बात प्याजे करता है। जब भी आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित की बात आएगी तो वह प्याजे में जाएगा। पहली तो चीज तो डी उत्तर तो है नहीं, अब इसमें भी बताओ कौन सा है, इसमें भी कौन सा है? देखो सुनो, वाइगॉट्स्की ये मानते हैं, मैंने यहां पर ई लगा दिया या यहाँ लगा हुआ है देख लेना। वाइगॉट्स्की ये मानते हैं, क्या मानते हैं वाइगॉट्स्की? कि बच्चा मदद से सीखता है। और कैसी मदद से? समाज की मदद से। कैसी मदद से? समाज की मदद से सीखता है भाषा। कैसी मदद से सीखेगा बेटा? समाज की मदद से। सुनो अब ये अंतिम प्रश्न लेते हैं ना, सामाजिक मदद से। पर सामाजिक मदद कैसे होती है? आप समाज से ही मदद लेगा, लेकिन मदद याद रखो, मैं मदद कई बार बच्चा जब भाषा बोलता है तो खुद से ही बात करता है, ये मान लीजिए, स्वयं ही अपनी मदद करने लगेगा। और जब बच्चा स्वयं से बातचीत करता है तो वो भाषा दूसरों के लिए नहीं होती, उसके लिए खुद के लिए होती है। फिर अचानक वो दूसरे लोगों से मदद लेता है। जब दूसरे लोगों से मदद लेकर भाषा सीखता है तो बच्चा प्राइवेट स्पीच होने लगती है, कहीं ना कहीं वो ये मदद करेगा, ठीक है ना, आंतरिक भाषण। और फिर वो समाज की और मदद लेगा। इसका उत्तर ना बेटा ये नहीं जाएगा इकोसेंट्रिक, ये लग जाएगा आंतरिक भाषण जाएगा इसका उत्तर, ना प्राइवेट स्पीच नहीं जाएगा। इस पर कमेंट डालना, इसका उत्तर जाएगा ए। इस पर आप कमेंट डालना और पढ़ के देना, ये प्राइवेट स्पीच में नहीं जाएगा। देखो पढ़ो, वाइगॉट्स्की के अनुसार जब बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से स्वयं के कार्य को निर्देशित करे, लेकिन वो भाषा दूसरों के लिए नहीं है। किसके लिए? यानी दूसरों की सुनने के लिए नहीं है। वो भाषा दूसरों की सुनने के लिए नहीं होती, अपने सुनने के लिए होती है। इसका उत्तर बी नहीं है बेटा, ए है ज्यादातर। एक और प्रश्न, ये मैं तुम्हें गृह कार्य दे रहा हूं, इस पर कमेंट डालना है आपको, इसको तुम्हें कमेंट डालना है, ये दिखाना है। तब तक के लिए आज इतना ही रखते हैं। ये थोड़ा प्रश्न दोगे, कल की क्लास में मैं यहीं से शुरू करूंगा, इस प्रश्न से शुरू करूंगा। मुश्किल प्रश्न है, थोड़ा देगे ना। कैसी लगी आज आपको क्लास भाई? सबसे पहले आपको त्योहारों की बहुत बहुत बधाई, आप अपना त्योहार मनाते रहें। और कोर्स पे जो बात मैंने की उस पर विचार कीजिएगा, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है आपको, है ना। आज मैंने एक गद्यांश भी करा है, इस क्लास को आपको लाइव। एक चीज और देखो, आपको 90% ऑफर मिल रहा है, ध्यान रखना। और इस क्लास को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो, और ठीक है ना, ठीक है भाई, चलिए, धन्यवाद सभी का।